हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आइजा 315। इसका नाम क्या है? आइजा। तो 200 खत्म नहीं हुआ, 315 भी खत्म नहीं होगा। अगले 6-7 क्लासेस में हमने 6-7 आइजास पढ़ने, और वो 6-7 आइजास हमारे कंप्लीट नहीं होंगे। बस ये आप थोड़ा सा लइए, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, वो किस चीज का ओवरव्यू लेना है? वो ऑडिट रिस्क का। आइजा 315 आपसे क्या कहता है? आइजा 315 आपसे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटर हैं और आप एक कंपनी का क्या करने जा रहे हैं? ऑडिट करने जा रहे हैं। चूंकि आप ऑडिटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी, जल्दी जल्दी जल्दी, आपकी जिम्मेदारियां क्या है। ज्यादा क्लियर है आपको? पता हो, हमने आइजा 200 में थोड़ा बहुत जिम्मेदारी वगैरह पढ़ ली, फिर जिम्मेदारी समझ आ गई। हमने कहा जिम्मेदारी समझ गई। उसने कहा अगला काम आप ये करें, अगला काम आप ये करें कि जब आप इस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं ना, तो जो अगला आइजा आप अप्लाई करेंगे वो होगा आइजा 315। और ये आइजा 315 आपसे चाहता क्या है? ये आपसे सिर्फ दो चीजें चाहता है, सही है। पहली चीज वो कहता है कि आप जब इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपने ऑडिट रिस्क को, हाँ जी, आइडेंटिफाई करना है, और ऑडिट रिस्क को असेस करना है। आपने रिस्क भी आइडेंटिफाई करने हैं और उस रिस्क को असेस भी करना है। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको शायद 2 घंटे लग जाएंगे इन दो वर्ड्स को पढ़ने में। स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? आपकी जिम्मेदारी। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एज एन ऑडिटर आपने, तो अब मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा कौन सा फेज है? ये हमारा कौन सा फेज है? ये हमारा प्लानिंग फेज है। अगली क्लास में प्लानिंग फेज पढ़ेंगे, उसके अगली क्लास में परफॉर्मेंस फेज पढ़ेंगे, उसकी अगली क्लास में रिपोर्टिंग और ओपिनियन। तो इसका मतलब है ये तो फिर सिलेबस ही खत्म हो गया हमारा। नहीं, सिलेबस खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। क्या यार, तो हमारा पूरा सिलेबस 3 चीजों में टूटा हुआ है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जबरदस्त हो गया। तो एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना है मेरे भाई? जल्दी जल्दी, एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना है? मुझे ऑडिट, जब ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो हमने आइजा से कहा कि भाई बताओ ऑडिट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बस यहां से हमारा आइजा स्टार्ट हुआ। आइजा ने कहा आपने एज एन ऑडिटर काम करना है टू ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग। एज एन ऑडिटर आपने क्या ऑब्टेन करनी है? आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अच्छा, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एज एन ऑडिटर आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है किसकी? एनवायरमेंट की। क्या मतलब एनवायरमेंट का? नोट किसी ने नहीं करना है, सबने सुनना है। क्या मतलब एनवायरमेंट का मेरे भाई? जल्दी 15-20 मिनट, जल्दी छेती छेती। क्या मतलब एनवायरमेंट का? हाँ जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स का? हाँ जी मेरे भाई, क्या मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स का? लड़के तुम, हाँ, नहीं नहीं तुम ग्लासेस वाला। यार मेरी आंखें माना नशे करता हूँ लेकिन ऐसी भी आंखें नहीं है यार। हाँ जी, मार्केट क्या होता है? मार्केट कैसे चल रही है? कैसे चल रही है मार्केट? हाँ, मार्केट की डिमांड, जिस चीज को आप पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अच्छा, एनवायरमेंट का मतलब वो जो माहौल है वो कतई नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर वो आपसे कहता है कि एज एन ऑडिटर आप सबसे पहले ये देखें कि आप किस इंडस्ट्री में, आप ये जो कंपनी, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं? ये जो आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं ये कंपनी है क्या? और ये किस इंडस्ट्री का मतलब? इंडस्ट्री का मतलब किस सेक्टर में? ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, मल्टीनेशनल सेक्टर में है, इंपोर्ट सेक्टर में है, एक्सपोर्ट सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, कंज्यूमर सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर में, आपके किस सेक्टर में? क्या यहां तक बात समझ आती है? हमने कहा क्या इससे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा? इस तरह जबरदस्त। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप ये देख लेंगे कि आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी किस
किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, जब तक आपको उस इंडस्ट्री का नहीं पता होगा आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं आपके और अपने लिए, चूंकि हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके और अपने लिए मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक एग्जांपल जो हमें पता है। फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है लेट्स से, इसका नाम है नोकिया। ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है? सही, आप एज्यूम करें आप किसका ऑडिट कर रहे हैं? आप लोग। तो नोकिया क्या करती है? मोबाइल ऐप। सही है, तो इसका मतलब कौन से सेक्टर में? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में? अच्छा, आपने ये देखा। अच्छा, कुछ 3-4 भी बड़ी बड़ी एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो करंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बिल्कुल एक्टिव रहना। 15 मैं अभी भी कह रहा हूँ 2:15 तक हम इंशाल्लाह ऑफ कर देंगे। 15-20 मिनट आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना। तो भाई आप नोकिया का ऑडिट कर रहे हैं, तो जब नोकिया का ऑडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? पहले नोकिया को नहीं देखना, नोकिया की इंडस्ट्री को देखना है। आपने कहा भाई नोकिया की इंडस्ट्री को अगर मैं देखूं तो ये तो टेक्नोलॉजी है। सही है, ये तो टेलीकम्युनिकेशन है। और यहाँ पे तो हमारे पास है जी, और जो कुछ नए भी आए हैं वीवो वगैरह और इस तरह के। सही है, अच्छा सही है। तो ये हमने कहा भाई ये तो जिस सेक्टर में है, तो यहाँ तो कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। और कंपटीशन तो ऐसा है कि आईफोन हर साल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहा है, सैमसंग हर साल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहा है। सही, इनके जो मोबाइल फोन है आज हम में से शायद किसी के पास भी नोकिया नहीं होगा। है किसकी? इसकी वाइब्रेशन अच्छी है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखे मेरी बात सुने। तो हमारे पास आईफोन है हमारे। अब मेरी बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, कोई रिस्क है? आप नोकिया को ऑडिट करने जा रहे हो और आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना नहीं। हाँ जी, लड़के तुम लास्ट में। मेरे भाई बताओ ना यार, मैं नोकिया लाखों मोबाइल लेके बैठा हुआ है। जल्दी 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 जल्दी, ये इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? ऑब्सोलीट हो चुकी है इन्वेंट्री। क्या क्या ये वाकई में 50,000 का मोबाइल बिकेगा? नहीं सर, इसका मतलब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होने जा रही है? कम पड़ा मुझे 60,000 का है, बिकेगा 40,000 का भी नहीं। आप समझ रहे हैं, जब तक आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करेंगे आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। मैं बहुत ही समराइज में बता रहा हूँ, चल अगली क्लास में इसको इंशाल्लाह और थोड़ा सा डिटेल में। तो एज एन ऑडिटर जब जब तक आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करेंगे एज एन ऑडिटर, आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? फिर वो कहता है जब आपने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, उसके बाद आप एक काम करें, आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें किसकी? रेगुलेशंस की। ये जो कंपनी है इसके ऊपर बेतहाशा रेगुलेशंस अप्लाई हो रही होंगी, या ये जो कंपनी है इसके ऊपर बेतहाशा जब तक आपको रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जो ये कंपनी है ये हमारे पास है क्या इस मुल्क में रिसेंटली एक कानून आया जैसे कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो क्या, कि भाई इंपोर्ट पे क्या लग चुका है? इंपोर्ट पे बैन लग चुका है। इंपोर्ट पे क्या लग चुका है? अब जब इंपोर्ट पे बैन लग चुका है प्यारे बच्चों, तो पाक सुजुकी ने तो कोई इतना बड़ा प्लांट एंड मशीनरी लगाया था। तो सिर्फ असेंबल पाकिस्तान में होता है, बनता पाकिस्तान में है, पार्ट्स कहां से आ रहे होते हैं? लेकिन पार्ट्स पे तो इंपोर्ट बैन लग चुका है। पाकिस्तान डॉलर ही नहीं है तो कहां से इंपोर्ट करेंगे मेरे भाई? अच्छा, कोई रिस्क है मेरे भाई? जल्दी जल्दी क्या कह रहे हो? ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, जल्दी जल्दी जल्दी, एक रिस्क आइडेंटिफाई होगा क्या? आप समझ रहे हैं, मैंने प्लांट देखा नहीं है अभी,
मैंने नोकिया की इन्वेंट्री देखी नहीं है अभी, लेकिन सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं रिस्क आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ, मैं जब अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं, तो मैं इस कंपनी पे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इस कंपनी में रिस्क है कि शायद प्लांट एंड मशीनरी क्या हो चुका है, इंपेयर्ड हो चुका है, शायद इन्वेंट्री क्या हो चुका है, इंपेयर्ड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो जब तक आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करेंगे एज एन ऑडिटर, आप कभी भी रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। मैं आप क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा सुनिएगा मेरी बात को। और इट कुड बी एनी, जो मेरे भाई ने कहा था, इट कुड बी एनी अदर। तो आयजा बड़ा तेज है, आयजा ने वर्ड ही ऐसा लिख दिया कि जो ना इंडस्ट्री में फॉल कर रहा हो, तो इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होगा, कहां फॉल कर जाएगा, वो अदर एक्सटर्नल फैक्टर में फॉल कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जो ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है, और हम एज्यूम करते हैं, मैं और आप कहां खड़े हुए हैं, 2019 में। प्यारे बच्चों, क्या हुआ था 2019 में? कोविड आ गया था। जब कोविड आ गया था तो फिर क्या हुआ था? क्या रेगुलेशंस आई थी? लॉकडाउन लग गया था। और क्या आ गई थी रिस्ट्रिक्शंस? रेगुलेशन क्या आई थी? ट्रैवलिंग पे क्या हो गया था? जब ट्रैवलिंग पे बैन लग चुका है, जब हमारे पास क्या कहते हैं मूवमेंट पे बैन लग चुका है, तो इसका मतलब है ये एमिरेट्स क्या लेके बैठा हुआ है? जहाज लेके बैठा हुआ है। जहाज क्या हो चुके हैं? जहाज देखे नहीं है आपने, जहाज को उड़ाया नहीं है आपने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके आप एक अच्छा रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? कुछ नहीं, ये अदर एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? ये अदर एक्सटर्नल फैक्टर एक फ्लड है जो पाकिस्तान में आया। ये क्या है? ये अदर एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या है, और इससे, और ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी हमारे पास टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल कंपनी करती क्या है? टेक्सटाइल कंपनी पाकिस्तान से कॉटन खरीदती है, उससे एक फैब्रिक बनाती है और बाहर एक्सपोर्ट करती है। बच्चों, पाकिस्तान से एक जितना भी कॉटन हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, उससे एक यार्न, क्लोथ्स वगैरह बनाती है, आगे एक्सपोर्ट करती है। प्यारे बच्चों, क्या आया? जल्दी आया, क्या आया? और जितना भी एग्रीकल्चर था पाकिस्तान का वो तबाह हो गया। जितनी भी कॉटन की प्रोडक्शन थी, जो कॉटन पड़ा हुआ था, वो भी बह गया, और कॉटन की प्रोडक्शन भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो गई। आप ये कंपनी चलाते हो, क्या लोकली आपके पास कॉटन मौजूद है? नहीं। क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो? आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, ना लोकली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये टेक्सटाइल सेक्टर इतने बड़े बड़े क्या लेके बैठे हुए थे, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या हो चुके हैं? सेकंड सबसे बड़ा मसला, ये तो गोइंग कंसर्न का मसला हो गया। तभी तो बार बार धमकियां दे रही है कि जी टेक्सटाइल सेक्टर हम क्या कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। वो टेक्सटाइल सेक्टर का चेयरमैन, एफडमा का चेयरमैन, एक मीटिंग हो रही थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन वहां पे इन्वॉल्व था। उसने कहा कि जी आप बड़े जबरदस्त बंदे हैं, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। और वो तोहफा क्या था? वो तोहफा एक सूटकेस था, बड़ा जबरदस्त। वो सूटकेस खोला तो उसने कहा हमारी जितनी भी फैक्ट्री है इसकी चाबियां ये आप ही रख लें, बिकॉज हम तो उसको कैसे चलाएं, रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, बाहर से इंपोर्ट करने जाते हैं, तो उसके ऊपर आपने बैन लगाया हुआ है। सही है, लेबर हमसे सैलरी मांग रहा है, लेबर को अगर हम सैलरी कैसे पे करें जब हमारे पास इतनी बड़ी, हमारा मसला हुआ था कि हमने जो बाहर के ऑर्डर लिए हुए थे एडवांस में, वो ऑर्डर तक हम फुलफिल नहीं कर सके। जब ऑर्डर तक फुलफिल नहीं कर सके तो कुछ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, कुछ पेनल्टी के क्लॉज आपने पढ़े होंगे, सोचे आपकी क्या हालत हुई होगी। तो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इतना महंगा पड़ जाएगा मुझे कि मुझे 200 रुपए का कॉटन पड़ेगा, बेच में कितने का रहा हूँ, 150 रुपए का रहा हूँ। तो मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो चुका हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट भले बाद में पूरा हो, लॉस मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये हालत हुई थी हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, पेनल्टी पे करो। तो जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप कभी भी एज एन ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो एज एन ऑडिटर हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले हमने ऑडिट जब पढ़ना स्टार्ट करा तो हमने पहले ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करा। ये मेरी बात समझेगा। जैसे ही हमने अंडरस्टैंडिंग ली, जैसे ही वो 20 मिनट की वीडियो आपने देखी, जैसे ही हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिया, जैसे जैसे ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग आती रही, आपको पता चल गया इस सब्जेक्ट में ये मसले हो सकते हैं, मुझे इसकी तरफ ज्यादा
फोकस करने की जरूरत है। तो जब आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, आपको एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, रेगुलेशंस क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो, अदर एक्सटर्नल फैक्टर है जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी प्यारे बच्चों, एज एन ऑडिटर आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कोई सवाल हो मुझसे पूछ ले प्यारे बच्चों, कोई सवाल? क्लास 5 मिनट बाद ही ऑफ होगी तो अभी वापस से कह रहा हूँ ऑप्शन, कोई सवाल? ऐसे नहीं कि आप ना करेंगे तो हम क्लास ऑफ कर देंगे। हाँ जी भाई, कोई सवाल इस चीज से रिलेटेड? तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या ओवरव्यू ले रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ओवरव्यू ले रहे हैं कि जब भी आप किसी कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करने जाएंगे तो आप ऑडिट को प्लान करते हैं। प्लान करते हैं तो आपको क्या, प्लानिंग के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है? इंफॉर्मेशन का होना चाहिए। इंफॉर्मेशन किस चीज की लूं? एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लूं, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लूं, और इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं आपको एक छोटा सा एक इश्यू एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। सही, क्या है ये? सिलिकॉन वैली बैंक जो कोलैप्स करेगी, बंद करेगी। एग्जैक्ट फिगर नहीं लिख रहा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। 170 बिलियन डॉलर के क्या मौजूद है? डिपॉजिट। हाँ जी, सॉरी, 1 बिलियन में 9 जीरो आते हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो आते हैं जी। तो इसको आप 300 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई। इसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीस में आ जाएगा। अब तो 4 साल बाद पूछेगा सर बच्चे कैसे पैदा करते हैं, तो 4 साल बाद शादी करेगा तो बोलेगा सर कमरे में कैसे जाऊं? हाँ जी, यानी उस दिन पैरों का काम नहीं होता ना, मसला सारा ये। चले जी, आ जाए। तो हमारे पास 170 अमेरिकन बैंक है, सही है। इसका इसका बिजनेस क्या था? चले मेरे भाई आ जाए दोस्त, इसने, अच्छा ये बैंक बड़ा स्पेसिफिक बैंक था। ये जितने भी स्टार्टअप्स होते थे ना, और स्टार्टअप भी किस सेक्टर में? टेक सेक्टर में, सही है। उनको क्या कर रहा होता था? उनको पैसे दे रहा होता था कि जी तुम अपना बिजनेस सेटअप करो, फिर तुम कमाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में आऊँ। इस तरीके से उसका एक बिजनेस था। ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको पता है क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन कर रहा है। तो उसका भी एक रीजन था। अगर आप देख लें, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, इन सब ने अपने एम्प्लॉयज को क्या करना स्टार्ट किया? फायर करना। क्यों? इतनी बड़ी कंपनी और टॉप 10 कंपनीज में आती है, इनके ओनर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, और बंदे क्या कर रहे हैं? फारिग कर रहे हैं। इनका रीजन क्या था? इनका रीजन था रशिया यूक्रेन वॉर। तो जो 1 साल पहले जंग चली, कहां पे? रशिया यूक्रेन वॉर में। तो उससे हुआ क्या? पूरी डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो गई आपकी। सही है, आप बैठ के, ऑयल, रशिया सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो वो ऑयल प्रोड्यूसर है, उसने अपनी प्राइसेस क्या कर दी? उसने बढ़ाना, जब प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर दी, ओवरऑल एक जब दुनिया में जंग चलेगी तो इन्फ्लेशन तो लास्ट में आ रहा है। जब इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हुआ तो क्या कंपनी मार्केटिंग करेगी? तो फेसबुक तो कमाते ही मार्केटिंग से, ट्विटर तो कमाता ही मार्केटिंग से था, लिंक्डइन तो कमाता ही मार्केटिंग से था, सही, गूगल तो कमाता ही। तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कंपनी से क्या होना स्टार्ट हो गए? कम। अब मुझे बताना, जहां टेक्सटाइल सेक्टर के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, मटेरियल के पैसे नहीं, क्या ये मार्केटिंग कर रहा होगा? जब मार्केटिंग नहीं करेगा तो इतनी बड़ी जो मार्केटिंग जायंट्स बैठे हुए हैं, इनके रेवेन्यू डिक्लाइन। जब इनके रेवेन्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट किया, इन लोगों ने एम्प्लॉइज को फारिग करना स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होना ही कम हो गई। यार जब यहाँ खाने के पैसे नहीं है, यूरोप में गैस नहीं है, तो कौन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा? मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। अच्छा, मजे की बात क्या थी? ये जो डिपॉजिट्स थे हमारे पास, ये इन्होंने आगे यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड्स में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। कन्वर्ट नहीं, यहां से पैसा आया, आगे पैसा मैंने क्या करा? कुछ स्टार्टअप्स को दिया और कुछ मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जब मैंने ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करा तो यूएस में जो ट्रेजरी बिल का रेट चल रहा था, इंटरेस्ट रेट चल रहा था, वो 0.8% चल रहा था, और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है।
कौन सा मॉडल से? लॉन्ग टर्म मॉडल, ये 10 साल बाद मेच्योर हो गए। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इसको क्लासिफाई भी क्या कर दिया, हेल्ड टू, जो थोड़ा बहुत हेल्ड टू मेच्योरिटी, एमोटाइज कॉस्ट या हेल्ड टू। अच्छा, यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी भी वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेल्ड टू। मतलब आपने उसको क्या रखा, आपने कहा मैं मेच्योरिटी तक होल्ड करूंगा तो मुझे फेयर वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 0.8%। तो डिपॉजिटर्स को कितना दे रहे थे? 0.4%। लेट्स, और ये इन्वेस्टमेंट मैंने लॉक कर दिया। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ी, वॉर बढ़ी, ये 0.8% से 8% का। और और यूएस के सेंट्रल बैंक ने कहा कि भाई मैं 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा हूँ, जो पैसा पड़ा है मेरे पास दे दो, मैं तुम्हें उस पर 8% इंटरेस्ट इनकम दूंगा। तो पैसा क्यों मुझे दे दो, और 8% क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ? बिकॉज तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम खर्च करोगे तो डिमांड उस प्रोडक्ट की और बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ना स्टार्ट होगी। भाई पैसा मेरे पास रखवा दो। इस बेचारे को कितना मिल रहा है? इस बेचारे को कितना मिल रहा है? 0.8%। मार्केट में कितना मिल रहा है? इस बेचारे को कितना मिल रहा है? इसने बोला मेरे डिपॉजिट वापस कर। इसने कहा मेरे डिपॉजिट, मैंने करना क्या है, मैंने एक अकाउंट से ट्रांसफर करके, मतलब मैंने नेशनल बैंक से पैसा निकालना है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसा जमा कराना है। मैंने सिर्फ ये काम, उसमें कितना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो उसने, लोगों ने यहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट किया। जब यहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट किया तो ये पैसा रिडीम कैसे करेगा? पैसा रिडीम कैसे करेगा? यहाँ तो ये जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसपे आज 8% रिटर्न मिल रहा है, उस बंदे को कितना मिल रहा था? 0.8%। इसकी फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई। इसकी फेयर वैल्यू क्या होने लग गई? जहां इसकी फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो गई, तो इसका मतलब ये जो 170 अरब डॉलर इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था, जब इसको रिडीम कराने गया तो इसको मिले कितने? 120 अरब डॉलर। इसको मिले कितने? 100। आप खुद सोचे ना, मेरे पास $100 का एक इन्वेस्टमेंट, सही है, और मुझे कितने इन्वेस्टमेंट मिल, कितना रिटर्न मिल रहा है? 0.8% का। मार्केट में इसी $100 के ऊपर 8%। तो क्या इसकी वैल्यू $100 है? नहीं, इसको डिस्काउंट कितने से करना पड़ेगा? जब इसको 8% डिस्काउंट करेंगे तो फिर ये डिस्काउंट पे आके ट्रेड हो रहा होगा, तो $90 मिलियन पे जब आप 8% अप्लाई करेंगे तो जाके बनेगा। तो इसका मतलब है $100 की मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मार्केट में कितने का बिक रहा है? $90 का। तो ये जब मैंने इन्वेस्टमेंट 170 अरब डॉलर की रिडीम करना स्टार्ट करी, देने कितने? कोलैप्स। जहां डिपॉजिट, बैंक अगर कहते मेरे पास आपके पैसे नहीं है, आप सोचे आप जाएं, आपका कहाँ का अकाउंट है? HBN वीजा। आप HBN में जाएं, भाई मैंने आपके पास 10 लाख रुपए जमा कराए थे, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैं मेरे पास पैसे ही नहीं। आप सोचे बैंक अगर ये कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप सोचे इस मुल्क का हाल क्या होगा, उस बैंक का क्या हाल होगा, या फिर जो लोग होंगे तो वो तो कहेंगे यार बस फौरन से कल को ये क्या कर जाएगा, कि डिफॉल्ट करेगा। तो भाई फौरन से पैसे निकालना स्टार्ट करो। ये रिजर्व है कि अपने पैसे निकालना स्टार्ट करे, इसको इन्वेस्टमेंट रिडीम करना स्टार्ट करे। रिडीम जब कर रहा था उसको सिग्निफिकेंटली लॉस हुआ, यहाँ पे आके आपका ये बैंक क्या हो गया, कोलैप्स करके। प्लस जो पैसा इसके स्टार्टअप टेक्नोलॉजी को दिया था, टेक्नोलॉजी वाले उसको रीपे, टेक्नोलॉजी खुद डिफॉल्ट करके बैठा था। जब मुल्क में इन्फ्लेशन है, दुनिया में इन्फ्लेशन है, वॉर चल रही है, तो कौन बंदा या कौन सी कंपनीज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी? मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी एक साइकिल चली प्यारे बच्चों, जो कि 2-3 साल पहले वॉर था, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी हुई थी 0.8% पे, रिस्क असेसमेंट सही कर। जब तक आपके पास कंपनी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कभी भी आप एज एन ऑडिटर कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब तक आपको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट ली कितने % पे है और मार्केट रेट में इंटरेस्ट, इंडस्ट्री में रेट चल क्या रहा है, जब तक आपको नहीं पता होगा, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो चुकी है। जल्दी जल्दी, अबे $100 की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में 90 का बिक रहा है, ये इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है? ये मेरी इन्वेस्टमेंट, भाई एसेट की डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक बेनिफिट कितने का मिलना है? $90 का। रखा हुआ कितने पे, कैरी कितने पे किया हुआ है? तो ये क्या हो चुकी है? एसेट मेरे इम्पेयर्ड हो चुका है। दैट्स इट प्यारे बच्चों, क्या याद तक बात समझ आती है? तो इस तरीके से पूरा सिलिकॉन वैली बैंक हमारा क्या कर गया? कोलैप्स कर गया। जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप कभी भी एज एन ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? ऑडिटर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक वेरीफाई रखेगा बच्चों।